के इस चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स को कंटिन्यू करते हैं। कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं आइए जानते हैं। वह संचय जो पूंजीगत लाभों से बनाए जाते हों। पूंजीगत लाभ ऐसे लाभों को कहते हैं जो कंपनी द्वारा अपने सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं से अर्जित नहीं किए जाते। अतः कंपनी पूंजीगत संचय का प्रयोग अपने अंशधारियों में लाभांश वितरण के लिए कर नहीं सकती। कौन कौन से स्रोत होते हैं पूंजीगत संचय के, यानी कि वो कौन से लाभ हैं जिन्हें पूंजीगत कहा जा सकता है। वह है पहला, स्थायी संपत्ति के बेचने से लाभ, स्थायी संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, अंश व ऋणपत्र का निर्गमन करने पर प्रीमियम, ऋणपत्रों के शोधन पर लाभ, कंपनी द्वारा अर्जित किया गया समावेलन से पहले का लाभ और अंशों के अपहरण और पुनर्निर्गमन निर्गमन पर लाभ। ये सब पूंजीगत लाभों के उदाहरण हैं। पूंजीगत लाभ और आरक्षित पूंजी जो आप पहले पढ़ चुके हैं, इनमें अंतर क्या है, इसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानिए और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए। देखिए, आरक्षित पूंजी जो होती है यह बढ़ी हुई अंकित पूंजी अथवा ना मांगी हुई पूंजी का वह भाग है जो समापन के अतिरिक्त अन्य किसी भी दशा में जनता से मांगा नहीं जा सकता। यह ऐसा संचय है जो पूंजीगत लाभों जैसे कि संपत्तियों के विक्रय से लाभ, स्थायी संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से लाभ, अंशों और ऋणपत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम अगर मिला हो। प्रीमियम का मतलब होता है 100 रुपये वाले शेयर अगर 110 में बेचे गए तो 10 रुपये प्रीमियम है, एक्स्ट्रा है। ऋणपत्रों के शोधन पर अगर कोई लाभ हुआ है, वो कई तरीके से हो सकता है। फिलहाल अगर कोई ऐसा लाभ है तो वह भी इसमें पूंजीगत लाभों में माना जाएगा। ये सारे पूंजीगत लाभ हैं और इनको जहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वो कैपिटल रिजर्व कहलाता है। अनिवार्य इसका निर्माण करना अनिवार्य नहीं है आरक्षित पूंजी का, लेकिन पूंजीगत लाभ अगर हैं तो इनका निर्माण अनिवार्य है। प्रस्ताव, इसके निर्माण के लिए कंपनी द्वारा प्रस्ताव पारित करना चाहिए। इसके निर्माण के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद में प्राप्त हुई अथवा नहीं, यह वह राशि है जो प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यह वह है जो प्राप्त हो चुकी होती है। ठीक, इसे स्थित विवरण में नहीं दिखाया जाता। रिजर्व कैपिटल स्थित विवरण में कहीं नहीं आती, लेकिन संचय तथा अधिक शीर्षक के अंतर्गत पूंजीगत लाभों या संचय को दिखाया जाता है। इसका प्रयोग कंपनी के समापन की दशा में किया जाता है। इसका प्रयोग जीवन काल में कहीं पर भी पूंजीगत हानियों को राइट ऑफ करने के लिए, पूरा करने के लिए या बोनस अंशों के निर्गमन में इसका उपयोग किया जा सकता है। अंशों का निर्गमन जो कि ये चैप्टर है। अब हम सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं कि अंशों का निर्गमन हम किस विधि से करें। देखिए, सबसे पहली विधि है अंशों को नकदी में निर्गमित करना, यानी कि अंशों का निजी विक्रय करना। फिर आता है नकदी में अंशों का सार्वजनिक विक्रय करना। फिर आता है नकदी के अलावा किसी अन्य प्रतिफल जैसे किसी संपत्ति वगैरह के बदले में उनका निर्गमन करना। तो सबसे पहले हम अंशों का निजी विक्रय जान लें। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। कंपनी अधिनियम की धारा 42 बात करती है कि निजी रूप में अंशों का निर्गमन कैसे एक कंपनी करेगी। इसमें यह कहा गया है कि कभी कभी एक सार्वजनिक कंपनी के प्रवर्तक अपने निजी साधनों और संपर्कों के द्वारा पूंजी एकत्रित करने का भरोसा खुद में रखते हैं और इसलिए वो जनता को अंश खरीदने के लिए निमंत्रण नहीं देते। ऐसे अंशों को निजी रूप से प्रवर्तकों, उनके मित्रों, संबंधियों, उन्हीं के समूह की अन्य कंपनियों के अंशधारियों, सामूहिक कोषों, अप्रवासी भारतीयों, मित्रों, यानी कि पर्सनली संपर्क करके जिन जिन के वो संपर्क में होते हैं उन सभी से संपर्क करके अपने शेयर अगर उन्हें भरोसा है कि वो बेच सकते हैं और अगर ऐसा वो करते भी हैं तो इसे अंशों का निजी विक्रय कहा जाएगा। इसमें तमाम और चीज़ें शामिल हैं जैसे एनआरआईज़ हैं, विदेशी वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक साख तथा विनियोग वगैरह। ये सब जो है इस तरह का जो है वेंचर करती हैं, कंपनीज़ के शेयर्स खरीदती हैं। तो आप इनसे संपर्क कर सकें, अगर आप भरोसे में ले सकें तो आप इन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जब आप निजी विक्रय कर रहे होंगे तो आप जनता को आमंत्रित नहीं कर सकेंगे और इसमें ना तो आवश्यकता है, ना तो आप करते हैं, ना कर सकते हैं प्रविवरण का निर्गमन। जब आप निजी विक्रय करेंगे तो प्रविवरण के निर्गमन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसकी जगह पे स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस यानी स्थानापन्न प्रविवरण। स्थानापन्न मतलब प्रविवरण के स्थान पर प्रयोग में लाया गया। ठीक है, स्थानापन्न प्रविवरण को अंशों तथा ऋणपत्रों के प्रथम आवंटन के कम से कम 3 दिन पूर्व रजिस्ट्रार के पास फाइल करना ज़रूरी होता है। धारकों पर प्रतिबंध। अंशों के निजी विक्रय की दशा में जो अंशों का धारक है इसको आवंटन की तिथि के कम से कम 3 वर्ष तक वो बेच नहीं पाएगा। इस अवधि को प्रतिबंधित अवधि लॉक इन पीरियड कहा जाता है। स्वेट समतांश जान लीजिए।
स्वेट समटाइम्स, स्वेट माने श्रम होता है, आपको पता ही होगा। धारा 54 कहती है अधिनियम की कि कोई भी कंपनी स्वेट समता अंशों का निर्गमन कर सकती है। ऐसे अंश होते हैं स्वेट समता अंश, यानी कि स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों और संचालकों को कटौती पर या नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले ज्ञान के प्रदान करने या बौद्धिक संपत्ति अधिकार उपलब्ध कराने के बदले दिए जाते हैं। ऐसे अंश इनके धारकों द्वारा इनके आवंटन के 3 वर्ष तक नहीं बेचे जा सकते, जिन्हें प्रतिबंधित अवधि लॉक इन पीरियड कहा जाता है। समता अंशों को अंकित मूल्य से कम पर भी निर्गमित किया जा सकता है। एंट्रीज वही होंगी जो सामान्य होती हैं। अब दूसरी बात जान लीजिए, अंशों का सार्वजनिक निर्गमन। देखिए इसमें कुछ प्रक्रिया है। सबसे पहली प्रक्रिया है प्रविवरण जारी करना, टू इशू प्रोस्पेक्टस। देखिए जनता को अंश खरीदने के लिए निमंत्रण को प्रविवरण कहते हैं। ये निमंत्रण काफ़ी आकर्षक बनाया जाता है, सारी अच्छी बातें इसमें होती हैं। अच्छी बातों में कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय का नाम व पता, संचालकों के नाम पते, कंपनी के उद्देश्य, निर्गमन के संबंध में जोखिम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्वीकृति, सेबी जिसे हम बोलते हैं, इसकी स्वीकृति मिल चुकी है कि नहीं, कंपनी की अधिकृत तथा निर्गमित पूंजी तथा प्रस्तावित किए गए अंशों की संख्या, वर्तमान निर्गमन की शर्तें, निर्गमन के खुलने और बंद होने की तिथियां आदि। आवेदन पत्र प्राप्त करना। उसके बाद में जब आप प्रविवरण इशू करते हैं, लोगों से पढ़ते हैं, इच्छा जताते हैं, तो वह आपको अप्लाई करना चाहेंगे तो आप आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। आवेदन की राशि निर्गमन मूल्य के 25% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी आवेदन पत्र पर 10 रुपये वाले 200 अंशों से कम नहीं होगा। यानी कि 10 रुपये वाले हैं तो 200 अंशों से कम के लिए अप्लाई कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 2000 से कम के लिए नहीं होना चाहिए। धनराशि बैंक में जमा कराना। देखिए आवेदन पर प्राप्त राशि एक अनुसूचित बैंक में जमा करवाना अनिवार्य होता है। अनुसूचित बैंक का नाम भी प्रविवरण में लिखा रहता है। कंपनी इस राशि को व्यवसाय प्रारंभ होने का प्रमाण पत्र मिलने से पहले बैंक से निकाल नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर आता है अंशों का आवंटन करना, टू मेक अलॉटमेंट्स ऑफ शेयर्स। आवंटन का मतलब होता है जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन्हें कन्फर्म करना या उन्हें वो शेयर आवंटित कर देना, अलॉट कर देना। तो आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित की गई अंतिम तिथि के बाद बैंक सभी आवेदन पत्रों को कंपनी के पास भेज देता है। संचालक अंशों का आवंटन तब तक नहीं कर सकते जब तक कंपनी को जनता से प्रविवरण में वर्णित न्यूनतम अभिधान राशि न मिल जाए। अंशों के आवंटन से अभिप्राय ऐसे आवेदकों में अंशों के बंटवारा करने से है। अब न्यूनतम अभिधान राशि क्या है? धारा 39(1) कहती है कि कोई भी कंपनी जनता को अपनी प्रतिभूतियों का आवंटन तब तक नहीं कर सकती जबकि प्रविवरण में लिखी हुई न्यूनतम राशि प्रार्थित न कर दी गई हो, यानी कि जमा न कर दी गई हो जनता के द्वारा आवेदन के रूप में या आवेदन राशि के रूप में। आवेदन पर देय धनराशि चेक अन्य दस्तावेज द्वारा प्राप्त न की गई हो जिसका भुगतान हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में कंपनी नहीं कर पाएगी अंशों का निर्गमन। एक नई कंपनी जो पहली बार अंशों का निर्गमन कर रही हो, न्यूनतम अभिधान से आशय उसके लिए ऐसी राशि से जो संचालकों के विचार में निम्नलिखित कार्यों के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। जैसे क्रय की गई या क्रय की जाने वाली जो संपत्ति है उनका क्रय मूल्य चुका सकें आप। अंशों के निर्गमन पर जो व्यय होते हैं, विज्ञापन, कमीशन, दलाली, प्रारंभिक व्यय वगैरह, इन्हें चुका सकें। उपरोक्त उद्देश्यों के लिए उधार ली गई राशि को चुकाने के लिए कार्यशील पूंजी के लिए भी कुछ पैसा चाहिए और व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन के लिए चाहिए। इसीलिए ये सारी क्रियाएं हो सकें, इसीलिए ये व्यवस्था लागू की गई है कि कम से कम एक मिनिमम, एक न्यूनतम धनराशि कंपनी के पास आ जाए। तो सेबी कहती है कि कुल निर्गमन राशि का 90% होना चाहिए। धारा 39(3) कहती है कंपनी अधिनियम की कि न्यूनतम अभिधान राशि प्रविवरण के निर्गमन के 30 दिन के अंदर ही प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि कंपनी इस अवधि में न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त नहीं कर पाती है तो कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर पाएगी और 15 दिन के अंदर उसे अपनी धनराशि वापस करनी होगी। यदि कंपनी को इस राशि चुकाने के लिए 15 दिन से अधिक से देरी हो जाए तो 12% ब्याज की दर से ये धनराशि चुकानी पड़ेगी, जितना भी समय लगी कंपनी उसमें। प्रत्येक आवंटी को उसे आवंटित किए गए अंशों के लिए एक अंश प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। आवश्यकता से अधिक अंशों के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदन किए गए अंशों के अनुपात में प्रोपोर्शनेट आवंटन किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि जैसे कोई कंपनी है और उसने 1000 अंशों के निर्गमन के लिए प्रविवरण जारी किया, इसे 4 लाख अंशों के लिए आवेदन पत्र मिल गए,
तो यानी आवेदन कितना हुआ, 4 गुना ज़्यादा। अगर किसी ने 500 अंशों के लिए आवेदन किया तो ये चूँकि 4 गुना ज़्यादा है तो आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये 125 अंश पाने का अधिकारी होगा, आनुपातिक रूप से दिया जाएगा। ठीक है। अधिक आवेदन के फलस्वरूप कुछ आवेदकों को कोई भी अंश आवंटित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुछ अन्य आवेदकों को अंशतः आवंटन प्राप्त होगा। ऐसा भी होगा कि कुछ को कुछ ना मिले, कुछ को थोड़ा बहुत मिलेंगे अंश, जबकि कुछ आवेदकों को पूर्ण आवंटन भी मिल सकता है। जिसे अंश आवंटित किए गए हैं उन्हें एक आवंटन पत्र यानी लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजा जाएगा, जिससे आवंटित किए गए अंशों की संख्या और आवंटन पर देय राशि लिखी होती है। इन आवेदकों को कोई अंश निर्गमित नहीं किए जाते, उन्हें उनकी आवेदन राशि को खेद पत्र के साथ वापस किया जाता है। ये हो जाने के बाद याचनाएं करना, यानी कि जो पैसा उन पे बचा रह गया है, आपने कुछ पैसा आवेदन राशि के रूप में मांगा था, कुछ अलॉटमेंट पे मांगा था, उसके बाद में जो पैसा बचा रह गया उसे एक या एक से ज़्यादा कॉल्स में मांगा जा सकता है जनता से। ये प्रथम याचना हो सकती हैं, द्वितीय याचना हो सकती हैं, तृतीय याचना भी हो सकती हैं। ठीक है। कंपनी अधिनियम, अगर अंतर नियम दिए गए हैं, अंतर नियमों में जैसा भी आपने लिखा होगा कि बाकी का पैसा प्रथम याचना में मांगेंगे या 2 याचनाओं में मांगेंगे या 3 में मांगेंगे, अगर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है तो शेड्यूल 1 की टेबल F के प्रावधान लागू होते हैं। और उसमें क्या क्या बातें हैं जल्दी से देख लेते हैं। यदि अंशों का कुल निर्गमन 250 करोड़ से अधिक का हो तो आवेदन पर, आवंटन पर या किसी भी एक याचना पर मांगी गई राशि कुल निर्गमन का 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि 250 करोड़ तक के निर्गमनों के लिए कंपनी पूरी की पूरी राशि आवेदन पर ही मंगा सकती है। 250 करोड़ तक के लिए पूरी की पूरी आवेदन पर मंगा सकती है, लेकिन 250 करोड़ से अधिक का अगर कुल निर्गमन हो तो फिर किसी भी याचना राशि पर 25% से अधिक नहीं मांगा जा सकेगा। और 250 करोड़ से कम तक है तो उसमें आप चाहें तो एप्लीकेशन पर ही पूरा पैसा मांग सकते हैं। दूसरी बात, अंशों पर सभी राशियां आवंटन की तिथि के 12 महीने के अंदर मंगा लेनी चाहिए, परंतु यह दिशा निर्देश रुपये 500 करोड़ या इससे अधिक के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें समय लगेगा ना। प्रत्येक याचना के मध्य कम से कम 1 माह का अंतर अवश्य होना चाहिए। अंशधारी को याचना चुकाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस अवश्य देना चाहिए। अगर कोई नहीं दे पाया तो उसे 14 दिन का नोटिस दीजिए। एक ही वर्ग के सभी अंशों पर समान रूप से याचना की जानी चाहिए। अंशधारी को याचना चुकाने के लिए नोटिस में याचना की राशि, भुगतान की विधि, याचना राशि भेजने का पता और याचना भेजने की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से बता देनी चाहिए। इसके बाद में फिर बात आती है कि ये प्रारंभिक व्यय क्या होते हैं। तो प्रारंभिक व्यय वे होते हैं जो कंपनी की स्थापना के समय आवश्यक खर्चे किए जाते हैं। इनमें क्या क्या शामिल है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए विभिन्न प्रलेख को तैयार करवाने और इन प्रलेखों को छपवाने का व्यय, इन प्रलेखों पर स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस, अधिकृत पूंजी पर चुकाई जाने वाली ड्यूटी, कंपनी की जितनी ज़्यादा अधिकृत पूंजी होती है उतना ही ड्यूटी उस पर चुकाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के समय, वो इसमें शामिल है। इसके अलावा कंपनी के प्रारंभिक पुस्तकों तथा सार मुद्रा की लागत। यदि कंपनी का निर्माण किसी चालू व्यवसाय को क्रय करने के लिए किया जाता है तो उस चालू व्यवसाय की संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन भी करना पड़ता है, और उस लेखापाल या मूल्यांकनकर्ता को जो फीस दी जाती है वह भी प्रारंभिक व्यय का हिस्सा है। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, लेखांकन प्रमाण 26 के अनुसार प्रारंभिक व्ययों की संपूर्ण राशि को उसी वर्ष अभिलिखित करना होता है जिस वर्ष वे व्यय हुए हों। उन्हें उसी वर्ष में सर्वप्रथम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करने की कोशिश की जाएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ना होने पे प्रॉफिट एंड लॉस से ही उसे अभिलिखित कर दिया जाएगा। अंशों के निर्गमन के लेखे करना, कैसे लेखे होंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अब कल से। आप लोग अगर चाहें तो ये एंट्रीज़ एक बार कर लें अपनी कॉपी पे, अगर कर सकें। फ़िलहाल इन्हें डिस्कस मैं कल करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।